समीर शेख ने विवाहिता सोफिया शेख से प्यार केवल उसका शरीर पाने के लिए किया था, जबकि सोफिया शेख उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। कभी किसी के सपने पूरे हुए हैं जो सोफिया शेख के पूरे होते। दुबई में बैठे समीर शेख ने ऐसा कांड कर दिया जिससे सोफिया की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आग भड़की तो धुआं खिड़कियों और दरवाजों की दराजों से बाहर निकलने लगा। पड़ोसियों ने तुरंत इस बात की जानकारी फायर और पुलिस कंट्रोल रूम को दे दिया। पुलिस कंट्रोल रूम ने तत्काल इस बात की सूचना मुंबई के उपनगर चैम्बूर के थाना पुलिस को दिया। सूचना के अनुसार लल्लूभाई कंपाउंड की इमारत की 5वीं मंजिल के किसी फ्लैट में आग लगी थी। उसमें से निकलने वाले धुएं से मानव शरीर के जलने की गंध आ रही थी। उस समय ड्यूटी पर सब इंस्पेक्टर माली थे। सूचना गंभीर थी, इसलिए घटना की सूचना अपने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े को देकर वह तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। सब इंस्पेक्टर माली के पहुंचने तक वहां काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। आग बुझाने वाली गाड़ियां भी आ चुकी थीं और उन्होंने आग पर काबू भी पा लिया था। सब इंस्पेक्टर माली साथियों के साथ फ्लैट के अंदर पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर स्तब्ध रह गए। कमरे में एक औरत बेहोशी की हालत में रुई के गद्दे में लिपटी थी। गद्दे के साथ उसके सारे कपड़े ही नहीं, सीना, पेट, हाथ, कमर और दोनों पैर भी बुरी तरह जल गए थे। गौर से देखने पर पता चला कि उसके सिर के ऊपरी हिस्से में गहरा घाव था, जिससे अभी भी खून रिस रहा था। वहां तेज धार वाला एक बड़ा सा खून से सना चाकू पड़ा था। साफ था, पहले हत्यारों ने महिला पर चाकू से वार किया था। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसे गद्दे में लपेटकर आग लगा दी थी। सब इंस्पेक्टर माली ने देखा कि महिला की सांस चल रही है तो उन्होंने उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर उपचार के लिए घाटकोपर राजावाड़ी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद वह सबूतों की तलाश में फ्लैट का कोना कोना छानने में लग गए। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि महिला का नाम सोफिया शेख था। वह अपनी बेटी के साथ वहां रहती थी। श्री माली अपने सहायकों के साथ सोफिया के बारे में जानकारी जुटा रहे थे कि घटना की सूचना पाकर ज्वाइंट सीपी कैसर खालिद, एडिशनल सीपी लक्ष्मी गौतम, एसीपी विजय मेरू, सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े, प्रमोद कदम घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करके सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत को आवश्यक दिशा निर्देश देकर चले गए। अधिकारियों के जाने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत ने सहायकों की मदद से चाकू, खून का नमूना, सोफिया का मोबाइल फोन कब्जे में लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर थाने आ गए। थाने आकर सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत हत्यारों तक पहुंचने का रास्ता तलाश करने लगे। घटनास्थल की स्थिति से साफ था कि यह लूटपाट का मामला नहीं था, क्योंकि फ्लैट का सारा सामान यथास्थिति पाया गया था। ऐसे में सवाल यह था कि तब सोफिया की हत्या की कोशिश क्यों की गई थी। सोफिया इस स्थिति में नहीं थी कि वह इस सवाल का जवाब देती। वह उस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वैसे भी उसके बचने की संभावना कम थी। आखिर वही हुआ जिसका सभी को अंदाजा था। लाख कोशिश के बाद भी डॉक्टर सोफिया शेख को बचा नहीं सके। उसी दिन शाम लगभग 6 बजे सोफिया ने दम तोड़ दिया था। सोफिया शेख की मौत के बाद हत्यारों के बारे में पता चलने की पुलिस की उम्मीद खत्म हो गई थी। अब उन्हें अपने तरीके से कातिलों तक पहुंचना था। सोफिया की हत्या किसने और क्यों की, वे कहां के रहने वाले थे, अब पुलिस के लिए यह एक रहस्य बन गया था। सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत ने इस मामले की जांच इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े को सौंप दी थी। सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े ने इंस्पेक्टर प्रमोद कदम, असिस्टेंट इंस्पेक्टर पोपट सालुके,
सब इंस्पेक्टर संदेश मांजरेकर, सिपाही भरत ताजे, राजेश सोनावने की एक टीम बनाकर मामले की तफ्तीश तेजी से शुरू कर दिया। चंद्रशेखर की इस टीम ने सोफिया की बेटी, इमारत में रहने वालों और उसके नाते रिश्तेदारों से लंबी पूछताछ किया। इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उसके कातिलों तक पहुंचने का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। जब इस पूछताछ से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने सोफिया के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस की नजरें कॉल डिटेल्स के उस नंबर पर जम गईं, जो उस दिन सोफिया पर हमला होने से पहले आया था। वही अंतिम फोन भी था। वह फोन 12:03 पर आया था। सोफिया शेख ने उसे रिसीव भी किया था। इसका मतलब उस समय तक वह जीवित थी। इसके बाद ही उस फ्लैट में आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई थी। इसका मतलब फोन करने के बाद 15 मिनट के अंदर हत्यारे अपना काम करके चले गए थे। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की टीम ने एक बार फिर इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। उस समय की तस्वीरों को गौर से देखा गया, लेकिन कोई स्पष्ट तस्वीर पुलिस को दिखाई नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन बंद होने की वजह से बात नहीं हो पाई। तब पुलिस ने यह पता किया कि वह नंबर किसके नाम है और वह कहाँ रहता है। पुलिस को इस संबंध में तुरंत जानकारी मिल गई। वह किसी जावेद के नाम था। पुलिस को उसका पता भी मिल गया था। पुलिस उसके घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। घर पर जावेद की बहन और भाभी मिली तो पुलिस ने पूछा कि उसका फोन बंद क्यों है। तब दोनों ने बताया कि उसका फोन इन दिनों उसके जिगरी दोस्त पप्पू के पास है। पप्पू का पता भी दोनों ने बता दिया था। इसलिए पुलिस टीम वहां से सीधे पप्पू के घर जा पहुंची। पप्पू भी घर से गायब था। पुलिस टीम ने उस फोन को सर्विलांस पर लगवा दिया, जिसका उपयोग पप्पू कर रहा था। इसके बाद सर्विलांस की मदद से 12 दिसंबर 2013 की दोपहर 2 बजे पुलिस टीम ने पप्पू को शिवडी के झकरिया बंदर रोड से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब पप्पू से सोफिया की हत्या के बारे में पूछताछ की जाने लगी, तो पहले उसने स्वयं को निर्दोष बताया, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ ढेर सारे सबूत थे, इसलिए उसे घेर कर सच्चाई उगलवा लिया। आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि मुन्ना उर्फ परवेज शेख के साथ उसी ने दुबई में रहने वाले समीर के कहने पर सोफिया की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने पप्पू की निशानदेही पर घाटकोपर के तिलक नगर के सावले नगर के रहने वाले मुन्ना को उसके घर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। पप्पू के पकड़े जाने से पूछताछ में उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में दोनों ने जो बताया, उसके अनुसार सोफिया की हत्या की यह कहानी बहुत ही खौफनाक और कुछ इस तरह थी। 40 वर्षीय सोफिया शेख अपने 2 बच्चों के साथ चैम्बूर मानखुर्द के लल्लू भाई कंपाउंड की बिल्डिंग नंबर 60 की बी विंग के फ्लैट नंबर 5/3 में रहती थी। उसका 13 वर्षीय बेटा रत्नागिरी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और वहीं बोर्डिंग के हॉस्टल में रहता था, जबकि 10 वर्षीय बेटी सोफिया के साथ ही रहती थी। घटना के समय वह स्कूल गई हुई थी। सन 1991 में सोफिया शेख का निकाह चैम्बूर के शिवाजी नगर के रहने वाले इमरान हाजी वर शेख के बड़े भाई के साथ हुआ, तो मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थीं। इसकी वजह यह थी कि उसका पति उसे जान से ज्यादा प्यार करता था। उसका दाम्पत्य जीवन बड़ी हंसी खुशी से बीत रहा था। दोनों अपनी गृहस्थी जमाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक उनकी इस गृहस्थी पर किसी की काली नजर पड़ गई। अभी सोफिया के हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं छूटी थी कि जिस पति ने उसका हाथ थामकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, वह हाथ ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर चला गया। हैवानियत की एक ऐसी आंधी आई जिसमें उसका सुहाग पल भर में उड़ गया। सन 1992 में मुंबई में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसमें उसका पति मारा गया था। पति की आकस्मिक मौत ने सोफिया को तोड़ कर रख दिया। उसे दुनिया से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी नफरत हो गई। वह जीना नहीं चाहती थी, लेकिन खुद को खत्म भी नहीं कर सकती थी।
वह हमेशा सोच में डूबी रहने लगी। मुस्कराने की तो छोड़ो, वह बातचीत भी करना लगभग भूल सी गई थी। उसकी हालत देखकर माता पिता परेशान रहने लगे थे। उसने जिंदगी शुरू की थी कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसकी जिंदगी को संवारने के लिए उसके माता पिता उसके दूसरे निकाह के बारे में सोचने लगे। सोफिया के माता पिता उसका दूसरा निकाह उसके पति के छोटे भाई इमरान हाजी वर शेख से करना चाहते थे। सोफिया शेख की ससुराल वालों से बातचीत करके जब उसके माता पिता ने इमरान से निकाह का प्रस्ताव सोफिया के सामने रखा तो उसने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने उसे ऊंच नीच का हवाला देकर खूब समझाया बुझाया तो वह देवर इमरान हाजीवर शेख के साथ निकाह करने को तैयार हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों की उपस्थिति में बड़ी सादगी से सोफिया का निकाह उसके पति के छोटे भाई इमरान हाजीवर शेख के साथ हो गया। यह 1996 की बात थी। इमरान ऑटो चलाता था। निकाह के बाद सोफिया शेख अपने दूसरे पति से भी वैसा ही प्यार चाहती थी जैसा उसे पहले पति से मिला था। यही वजह थी कि वह उसे भी उसी तरह प्यार कर रही थी। निकाह के कुछ दिनों बाद तक तो इमरान ने उसे उसी तरह प्यार किया जिस तरह उसके पहले पति ने किया था। तब वह अपनी सारी कमाई लाकर सोफिया के हाथों में रख देता था। उस बीच उसने उसके हर दुख सुख का ख्याल भी रखा। उसी बीच सोफिया उसके 2 बच्चों की मां बनी। पहला बच्चा बेटा था तो दूसरा बेटी थी। बच्चों के बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। जिम्मेदारियां बढ़ी तो खर्च बढ़ा, जिसके लिए इमरान को कमाई बढ़ाने के लिए ज्यादा समय देना पड़ता था। अब वह पहले की तरह ना सोफिया शेख को प्यार कर पाता था ना समय दे पाता था। इससे सोफिया का मन बेचैन रहने लगा, जिससे छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़े होने लगे। धीरे धीरे ये झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया। इस तरह दोनों के संबंध खत्म हो गए। पति से अलग होने के बाद सोफिया शेख दोनों बच्चों को लेकर मानखुर्द में मुंबई महान द्वारा मिले मकान में आकर रहने लगी। बच्चों के साथ यहां आकर सोफिया शेख खुश तो थी, लेकिन एक बात यह भी है कि पति से अलग होने के बाद हर औरत बहुत दिनों तक अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं रख पाती है। अगर वह जवान हो तो यह समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि इस उम्र में जो जोश होता उसे संभालना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। उस औरत के लिए यह और मुश्किल हो जाता है जो उसका स्वाद चख चुकी होती है। ऐसे में वह उस सुख के लिए मर्यादा तक भूल जाती है। ऐसा ही सोफिया के साथ भी हुआ। पति इमरान हाजीवर से अलग होने के बाद वह अपने तनमन पर काबू नहीं रख पाई और स्वयं को समीर शेख की बाहों में झोंक दिया। 25 वर्षीय समीर शेख अपने भाई के साथ गोवड़ी शिवाजी नगर के उसी इलाके में रहता था जहां सोफिया शेख अपने पति इमरान हाजीवर शेख के साथ रहती थी। समीर शेख देखने में जितना सुंदर और स्वस्थ था उतना ही दिल फेंक भी था। इसी वजह से लड़कियां उसकी कमजोरी बन चुकी थीं। समीर शेख के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह दुबई की किसी कंपनी में नौकरी करता था। अच्छी कमाई थी, इसलिए खर्च करने में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। वह हमेशा हीरो की तरह सज-धज कर रहता था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। अपने दिल फेंक स्वभाव की ही वजह से जब उसने सोफिया शेख को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ देखा तो पहली ही नज़र में उसे अपने दिल में बैठा लिया। कुंवारा समीर शेख अपनी उम्र से बड़ी और 2 बच्चों की मां सोफिया पर मर मिटा। सोफिया जब तक अपने उस रिश्तेदार के घर रही तब तक महिलाओं को पटाने में माहिर समीर की नज़रें सोफिया के इर्द गिर्द ही घूमती रहीं। सोफिया शेख को भी एक ऐसे पुरुष की जरूरत थी जो उसके भटकते तनमन को काबू में ला सके। इसलिए समीर शेख से नजरें मिलते ही उसने उसके दिल की बात जान लिया। सोफिया ने समीर को तब देखा था जब वह लड़का था। आज वही समीर जवान होकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। समीर का भरा पूरा चेहरा, चौड़ी छाती और मजबूत बाहें देखकर सालों से शारीरिक सुख से वंचित सोफिया का मन विचलित हो उठा। वह उसे चाहत भरी नजरों से ताक ही रहा था,
इसलिए सोफिया ने भी उस पर अपनी नजरें इनायत कर दिया, तो बातचीत में होशियार समीर को उस पर अपना प्रभाव जमाने में देर नहीं लगी। उसी दौरान दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी ले लिए। इसके बाद मोबाइल पर शुरू हुई बातचीत जल्दी ही मेल मुलाकात में ही नहीं, प्यार और शारीरिक संबंधों में बदल गई। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद सोफिया की सुंदरता में जरा भी कमी नहीं आई थी। उसके रूप, सौंदर्य और शालीन स्वभाव में समीर डूब सा गया। औरतों का रसिया समीर शेख जब तक दुबई में रहता, फोन से बातें करके सोफिया शेख को अपने प्यार में इस कदर उलझाए रहता था कि उसे उसकी दूरी का एहसास नहीं हो पाता था। दुबई से आने पर समीर सोफिया के लिए ढेर सारे उपहार तो लाता ही था, उसे इस कदर प्यार करता था कि बीच का खालीपन भर जाता था। जब तक वह यहाँ रहता, सोफिया को इतना प्यार देता था कि वह पूरी दुनिया भूली रहती थी। समीर के प्यार को पाकर सोफिया एक सुंदर भविष्य के सपनों में खो गई। उसके मन में उम्मीद जाग उठी कि समीर उसका पूरे जीवन साथ देगा। समीर ने वादा भी किया था, इसलिए सोफिया उससे निकाह के लिए कहने लगी, जबकि समीर टालता रहा। जब समीर शेख और अपने से दोगुनी उम्र की सोफिया शेख के प्यार की जानकारी समीर के घर वालों की हुई तो वे परेशान हो उठे। उन्हें इज्जत के साथ साथ उसके भविष्य की भी चिंता सताने लगी। उन्होंने दुनियादारी बताकर उसे समझाया बुझाया तो वह शादी के लिए राजी हो गया। इसके बाद उसके लिए पारिवारिक लड़की खोजी जाने लगी। समीर शेख शादी के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन वह जानता था कि सोफिया शेख आसानी से मानने वाली औरतों में से नहीं है। उसने सिर्फ शारीरिक जरूरत के लिए ही उससे प्यार नहीं किया था, उसने उसे दिल से प्यार किया था। इसलिए वह जानता था कि सोफिया आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं है। समीर शेख भले ही उससे शादी का वादा करता रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने मात्र शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए सोफिया शेख से प्यार किया था। यही वजह थी कि घर वालों ने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू की तो वह सोफिया को लेकर परेशान रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि सोफिया आसानी से तो क्या, बिल्कुल ही नहीं मानने वाली। पता चलने पर यह भी हो सकता था कि वह उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे, तब बदनामी भी होती और समीर कानूनी शिकंजे में भी फंस जाता। इसलिए सोफिया नाम के इस कांटे को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए उसने एक खतरनाक फैसला लेकर इसकी जिम्मेदारी अपने एक दोस्त पप्पू उर्फ इस्माइल शेख को सौंप दिया। इसके बाद वह सोफिया से एक बार फिर शादी का वादा करके 20 नवंबर 2013 को दुबई चला गया। 28 वर्षीय पप्पू उर्फ इस्माइल शेख शिवाजी नगर में उसी इमारत में रहता था जिसमें समीर शेख का परिवार रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने लगभग साल भर पहले व्यवसाय करने के लिए समीर से 35,000 रुपये उधार लिए थे। समीर शेख से रुपए लेकर उसने जो व्यवसाय किया था, संयोग से वह चला नहीं था। फायदा होने की कौन कहे, उसमें उसकी जमा पूंजी भी डूब गई। जब पैसे ही नहीं रहे तो पप्पू समीर का कर्ज कहां से अदा कर पाता। समीर शेख ने रुपए ब्याज पर दिए थे, जो ब्याज के साथ 50,000 रुपये हो गए थे। समीर ने अपने रुपए मांगे तो पप्पू ने रुपए लौटाने में मजबूरी जताई और कुछ दिनों की मोहलत मांगी। समीर जानता था कि पप्पू जल्दी रुपए नहीं लौटा सकता, इसलिए उसने मौका देखकर कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारा यह कर्ज माफ कर दूंगा। पप्पू ने पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम इतना कर्ज माफ करने को तैयार हो? समीर ने कहा, भाई, इतनी बड़ी रकम माफ करने को तैयार हूं तो काम भी बड़ा ही होगा। ठीक है, काम बताओ। सोफिया शेख की हत्या करनी है, समीर ने कहा तो पप्पू को झटका सा लगा, क्योंकि काम काफी खतरनाक था। लेकिन समीर के 50,000 रुपये देना भी उसके लिए काफी मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में वह यह मुश्किल और खतरनाक काम करने को राजी हो गया। इसके बाद सोफिया की हत्या कैसे और कब करनी है, समीर ने पूरी योजना उसे समझा दिया। समीर के दुबई चले जाने के बाद पप्पू उसके द्वारा बनाई योजना को साकार करने की कोशिश में लग गया। यह काम उसके अकेले के वश का नहीं था, इसलिए मदद के लिए उसने अपने एक परिचित 15 वर्षीय मुन्ना उर्फ परवेज शेख को साथ ले लिया।
इसके बाद अपने दोस्त जावेद का मोबाइल फ़ोन लेकर 9 दिसंबर 2013 को मुन्ना के घर जा पहुंचा। पूरी रात दोनों समीर द्वारा बताई योजना पर विचार करते रहे। अगले दिन 10 दिसंबर 2013 की सुबह पप्पू मुन्ना के साथ बाजार गया और वहां से एक तेज धार वाला बड़ा सा चाकू खरीदा। अब उसे यह पता करना था कि सोफिया घर में है या कहीं बाहर गई हुई है। इसके लिए उसने सोफिया को फ़ोन किया। उसने फ़ोन रिसीव किया तो पप्पू ने छूटते ही कहा, समीर भाई ने मेरा पासपोर्ट और कुछ ज़रूरी कागजात तुम्हारे घर पर रखे हैं, मैं उन्हें लेने आ रहा हूं। आप उन्हें ढूंढ कर रखें। सोफिया शेख कुछ कहती, उसके पहले ही पप्पू ने फ़ोन काट दिया। इसके बाद पप्पू ने ऑटो किया और मुन्ना के साथ सोफिया के घर जा पहुंचा। उसने घंटी बजाई तो सोफिया ने दरवाज़ा खोल दिया। पप्पू ने अपने पासपोर्ट और कागजातों के बारे में पूछा तो उसने कहा, समीर मेरे पास ना तो कोई पासपोर्ट रख गया है ना कोई कागजात। जाकर उसी से पूछो उसने कहाँ रखे हैं। इसी बात को लेकर पप्पू सोफिया से बहस करने लगा तो उसने नाराज होकर पप्पू को घर से निकल जाने को कहा। तभी पप्पू ने चाकू निकालकर उसके सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। वार इतना तेज था कि सोफिया संभल नहीं पाई और गिर पड़ी। गिरते ही वह बेहोश हो गई। इसके बाद पप्पू और मुन्ना ने सोफिया के सारे गहने उतारकर उसे उसी हालत में गद्दे में लपेटकर आग लगा दिया। अपना काम करके वे बाहर आ गए और काम हो जाने की सूचना समीर को दे दिया। रिमांड अवधि खत्म होने पर एक बार फिर पप्पू और मुन्ना को महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक दोनों जेल में थे। हत्या की साजिश रचने वाला समीर शेख दुबई में था। पुलिस उसे वहां से भारत बुलाने की कोशिश कर रही थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।